मोदी जी ने तय किया 50 रैली करूंगा, तो 50 रैली उन्होंने कर डाली। उसके बाद चुनाव आयोग को उन्होंने कहा आप किसी की रैली मत होने देना। हाँ, ये बड़ी बात है और चुनाव आयोग ने मान ली। और इस बार बहुत ही इलेक्शन की टाइमिंग के हिसाब से कोरोना का बड़ा दिलचस्प कोरोना हुआ या चुनाव आयोग हुआ, ये सब जो है मोदी जी के कब्जे में। हाँ, क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस तो कोई देता नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, सिर्फ आपको मीडिया के जरिए मार्केटिंग ही तो करनी है। वो तो जी ऐसा है कि मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं कई लोगों से मिला हूँ जो कि वॉरियर हैं, फ्रंट वॉरियर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे को ऊपर आदेश आता है कि 50 लोगों का आज निकालना है कि पॉजिटिव है, 500 लोगों को आज पॉजिटिव निकालना है। अच्छा, अगर आप इन लोगों से बात करोगे तो आपको ये ऐसी बात बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, मुश्किल ये है, मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि जब भी कोरोना पे आप कोई सच बताना चाहो तो वीडियो खत्म कर दी जाती है यूट्यूब चैनल से, इसलिए हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब वाले जो है वो बड़े आहत हो जाते हैं। नहीं, हम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो कोटा दिया जाए। हाँ, बस अब कोटे तक की बात तो बताई जा सकती है। बहरहाल हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज हम बहुत ही बेबाक बोलने वाले रविंद्र कुमार जी के खिदमत में हैं, उनसे बात करेंगे। और आज कई इशू हैं जिन पर बात होना ज़रूरी है, चर्चा होना ज़रूरी है। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में भगदड़ मची है, वहाँ से रिज़ाइन करके, मतलब वो आदमी जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हो वो रिज़ाइन करके जाता है और फिर एमएलए जाते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद बीजेपी में बैठे हुए लोग ये समझ चुके हैं कि इस बार सरकार उन्हें नहीं मिलने वाली। दूसरी तरफ उन्हें टिकट ना मिलने का भी उन्हें आशंका है, ऐसे कुछ सर्वे कराए गए हैं बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो मिनिस्टर थे और वो रिजाइन करके एसपी में गए, उनका एक बयान बहुत ही दिलचस्प आया है। उन्होंने आरएसएस को नाग और बीजेपी को सांप बताते हुए खुद को नेवला बताया और ये कहा कि वो सबको खत्म कर देगा, भस्म कर देगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, यूपी चुनाव में क्या कुछ होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। हमारे दर्शक आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आप ये बताइए कि आखिर उत्तर प्रदेश में, चूंकि ये जो इलेक्शन है इसमें 5 स्टेट्स में हो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि वहाँ शासन पे बैठा हुआ आदमी अब से पहले ये इशारे बहुत बार दे चुका है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है और वो इसी लिबास में आकर के हिंदू राष्ट्र का एक तरह से वो झंडा फहराने वाला है। आपको क्या लगता है, अब क्या सूरत हाल है, क्या कुछ होगा? आपको कैसा लगता है, खास तौर पर जिस तरह से पार्टी से भगदड़ मची हुई है और वो बल्कि टाइमलाइन बता रहे हैं कि कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, अब क्या कुछ होने वाला, आप बताइए। एक बात तो बड़ी साफ है कि योगी आदित्यनाथ की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के जो तालाब है वो छोटा पड़ने लगा उनके लिए। और उन्हें लगता है कि मेरा कद जो है बीजेपी से ज़्यादा है, मेरा कद जो है आरएसएस से ज़्यादा है। तो ये सोच तो मोदी जी की भी थी। नहीं, मोदी जी की थी, लेकिन मोदी जी विनम्र बने रहते थे। मोदी जी ऐसे झुक, अच्छा, वो मीटिंग के अंदर दूसरा रूप था उनका और बाहर और पब्लिक लिए। लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ को ऐसे करते हो नहीं देखा होगा। योगी आदित्यनाथ तो जैसे पब्लिक को मीटिंगों में कहते हैं कि ठोक दो, पुलिस को कहते हैं ठोक दो, तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भी वो कहते हैं ठोक दो। तो वो जो है, एक मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को कि ये सिंगल इनका जो काम करने का तरीका होता है, ये एक धारा के लोग होते हैं, ये इधर उधर नहीं हो सकते। तो योगी आदित्यनाथ का जो 5 साल का कार्यक्रम रहा, और अगर आप कहें कि मोदी जी का भी 8 साल का रहा, इनमें क्या है कि इनकी जो शासन करने की शैली है वो तानाशाह की है, फासिस्ट की है। यानी मोदी जी के लिए मंत्रिमंडल 0 है। मंत्रिमंडल का मतलब है बहुत सारे बुद्ध बैठे हुए हैं, वो चुपचाप सुनेंगे, 5 मिनट में जो भी मोदी जी फैसला करके आए वो फाइनल फैसला हो गया। ऐसे मोदी जी के लिए सारे जो एमएलए और एमपी हैं वो सारे बुत हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई परवाह मोदी जी नहीं करते। आप देखिए जो आखिरी सत्र संसद का हुआ, उसे मोदी जी सिर्फ 1 दिन गए 5 मिनट के लिए। जब सत्र शुरू हुआ जिसमें 3 किसान बिल वापस लेने थे, 29 नवंबर को गए 2 मिनट के लिए। उन्होंने अपनी फोटो खिंचाई और उसके बाद वो फुर
गायब हो गए, अब पूरे संसद में, पूरे सदनों में, दोनों सदनों में नहीं गए, और यूपी में रैली कर रहे हैं। मोदी जी ने तय किया 50 रैली करूंगा, तो 50 रैली उन्होंने कर डाली। उसके बाद चुनाव आयोग को उन्होंने कहा आप किसी की रैली मत होने देना। हाँ, ये बड़ी बात है, और चुनाव आयोग ने मान ली। और इस बार बहुत ही इलेक्शन की टाइमिंग के हिसाब से कोरोना का बड़ा दिलचस्प कोरोना हुआ या चुनाव आयोग हुआ, ये सब जो है मोदी जी के कब्जे में। हाँ, क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस तो कोई देता नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, सिर्फ आपको मीडिया के जरिए मार्केटिंग ही तो करनी है। वो तो जी ऐसा है कि मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं कई लोगों से मिला हूँ जो कि वॉरियर हैं, फ्रंट वॉरियर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर आदेश आता है कि 50 लोगों का आज निकालना है कि पॉजिटिव है, 500 लोगों को आज पॉजिटिव निकालना है। अच्छा, अगर आप इन लोगों से बात करोगे तो आपको ये ऐसी बात बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, मुश्किल ये है, मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि जब भी कोरोना पे आप कोई सच बताना चाहो तो वीडियो खत्म कर दी जाती है यूट्यूब चैनल से, इसलिए हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब वाले जो हैं वो बड़े आहत हो जाते हैं। नहीं, हम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो कोटा दिया जाए। हाँ, बस अब कोटे तक की बात तो बताई जा सकती है। बहरहाल अब यही जो काम करने का तरीका है जो मोदी जी का है, वो योगी जी का है। हाँ, योगी जी के लिए जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वहां पर जितने भी विधायक और विधान परिषद के सदस्य उनकी कोई हैसियत नहीं। तो ये समझो कि 5 साल तक लोग जो है घुट रहे थे, यानी विधायकों के भी, मंत्रियों के भी, उनकी हालत ऐसी थी जैसे जेल में बंद कैदी हों। लेकिन सुनिए, मैं तो एक चीज और भी सोचता हूँ कभी कभी, इतने लंबे टाइम से हमने जर्नलिज्म की है, 83 में मैंने शुरू किया था, और बहुत ही सरकार के जो कॉरिडोर्स हैं उसमें बहुत हम घूमे, और एमपीज और ये सब इनके नज़दीक भी रहे, मिनिस्टर्स को भी देखा। तो वो एक ज़माना था, वो अलग किस्म की पॉलिटिक्स थी। जब से मोदी जी की सरकार आई है उसमें मिनिस्ट्रीज की फाइलों पर फैसले पीएमओ में लिए जाते हैं, मंत्री का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। मंत्री तो आप समझिए, जिस भी मंत्री को अगर ये भी घोषित करना होगा कि मैं फलाना गमले लगा रहा हूं, हाँ, तो वो भी घोषणा मोदी जी करेंगे। हाँ, या वहां से क्लियरेंस लेगा। और या मोदी जी ने क्या कर रखा है कि मान लीजिए परिवहन मंत्रालय की बात करनी है तो वित्त मंत्री करेगा, वित्त मंत्री की बात करनी है तो रक्षा मंत्री करेगा, रक्षा मंत्री की बात करनी है तो सेना अध्यक्ष नरवणे जी करेंगे, मेरा मतलब बिपिन रावत करेंगे। इसका मतलब सबको बेचैन रखना है, सबको ये बताना है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारी ऐसे जो हमारे यहाँ कहावत होती है कि कुत्ते का गू ना लीपने का ना पोतने का, तो ये सारे मंत्री और विधायक और सांसद जो बीजेपी के हैं उनकी हैसियत ये है कि वो बदबू फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। अभी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा चूक जो बताई जा रही है उसमें स्मृति ईरानी जी के बयानात आ रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अमित शाह जी बिल्कुल खामोश बैठे हैं। देखिए, ऐसा मैं यही तो कह रहा हूँ, इससे तो ऐसा लगता है जैसे अमित शाह जो है पूरा षड्यंत्र करता था और मोदी जी को बचाने के लिए रानी की झांसी की तरह जो तलवार काट की लेके जो आई वो स्मृति ईरानी आई। यार कई लोग उसका अलग मतलब भी निकालते हैं कि स्मृति ईरानी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर है दिल्ली के किसी हिस्से में, जो मोदी जी के ऊपर कोई भी हमला होता है तो वो एकदम आहत हो जाती है, वो आहत हो जाती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो अभी यूपी वाली हम बात कर रहे थे उसमें एक अब तो भूतपूर्व मंत्री कहा जा सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने उस पार्टी के और उस सोच के साथ जिसके साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, बाकायदा हुकूमत में रहने की जो जिसे कहते हैं ना अय्याशी, वो सारी की है उन्होंने। उसके आखिरी किनारे पे इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले बाहर आकर के आरएसएस को नाग और बीजेपी को सांप कह दिया और अपने आप को नेवला कह रहे हैं, बिल्कुल जैसे बबर शेर होता है वो कोई नेवला। आप इसको किस तरह देखिए, एक बात तो है कि उन्होंने इनके साथ 5 साल रहकर इनका चरित्र जान लिया। हाँ। जो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है वो पहचान लिया। हाँ। और उन्होंने जिस तरह आरएसएस को कहा, मैं उससे आगे 2 कदम हमेशा कहता हूँ कि आरएसएस जो है कन खजूरा है। जैसे कन खजूरे के 1000 पांव होते हैं, हाँ। ऐसे आरएसएस अलग अलग अंगों से काम करता है। हाँ। और कन खजूरे की अगर 2-4 टांगे भी तोड़ दें तब भी वो मरता नहीं है। हाँ। वो चलता रहता है, उसकी चाल में कोई फर्क नहीं आता। इस पैर उसकी टांगे कई होती हैं। जी हाँ, जी हाँ। उससे चल लेता तो ये आरएसएस और ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आप इनको मानो ये कन खजूरे हैं। और ये हिंदुस्तान के जो पूरी सियासत है उसमें जगह जगह घुसे हुए हैं और पूरी की सियासत को खत्म कर रहे हैं। यानी आप देखिए, बड़े आराम से इन्होंने एक नैरेटिव पिछले 70 सालों में फैलाया
और पिछले 8 साल में तो ज़्यादा फैलाया कि हम हिंदू और हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। यानी कि वो ये मानते हैं कि सांप्रदायिक होना हिंदू होना है, सांप्रदायिक होना हिंदुत्ववादी होना है, जबकि जो लोग सेकुलर हैं, जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, उन लोगों को ये हे दृष्टि से देखते हैं। जबकि मेरा कहना है कि हिंदुत्व की जगह हिंदुस्तान को बचाना जरूरी है। यानी हिंदू और हिंदुत्व जब रहेगा जब हिंदुस्तान बचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये हिंदुस्तान की जो कौमी उसकी एक पहचान है उसको खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी बात देखिए कि भारत का जो संविधान है वो एक ऐसा संविधान है जिसमें हर एक को, आपका क्या वर्ण है, आपकी क्या धर्म है, आपकी क्या जाति है, आपका क्या वंश है, आपका क्या प्रांत है, आपकी क्या भाषा है, क्या संस्कृति है, वो सबको समायोजित करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो समायोजित करना हमारे संविधान का एक बेसिक पिलर है, जिसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म। तो इन्होंने 70 साल और 8 साल में अभी जो गालियां दी सेकुलरिज्म को, तो उसका मतलब ये था ये हिंदुस्तान को छिन्न भिन्न करना चाहते थे। और छिन्न भिन्न करने के लिए अभी धर्म संसद में एक हमारे वकील दोस्त हैं, वो कभी भटकते रहते हैं, कभी वो आप में चले गए, आप वालों ने उनको नहीं पूछा तो वो बीजेपी में शामिल हो गए, और वो अपने को समझते हैं कि मैं सारे कानून बदल दूंगा। मैं उनका नाम लेके उनका इज्जत नहीं बढ़ाना चाहता। तो उन्होंने धर्म संसद में भगवा रंग की एक किताब छपवाई। अच्छा। और उसमें कहा कि ये हिंदू संविधान है, अच्छा, भारत का। और वो धर्म संसद में उन्होंने रखा भी। अब उनके पास जो है एक केस उन पे हो गया जंतर मंतर में, जब उन्होंने कई लोगों ने नारे लगाए कि मुसलमानों को मार डालो, काट डालो, तो वो जेल भी रहे हैं, तिहाड़। तो उसके बाद वो थोड़ा अपना जो है काम करने का तरीका है उसे थोड़ा नरमी से रखते हैं। अब ये जो धर्म संसद हुई है, अभी धर्म संसद में जो वसीम रिजवी हैं, जिनका अब नया नाम जो है जिसे उर्फ कहते हैं, वो हो गया जितेंद्र नारायण त्यागी। जी 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 जी। तो ना तो वो नारायण है, ना वो त्यागी है, ना जितेंद्र है। और वो जो है वसीम रिजवी भी नहीं है, मुसलमानों ने भी उनको बाहर निकाल दिया। और वो मुसलमान ही नहीं मानते उनको। तो वो कहाँ के हैं, क्या है, वो अब वो खुद अपनी जगह बताएंगे। लेकिन आप इसको मतलब अब क्या कुछ देख रहे हैं इसमें धर्म संसद वाला मामला? अब तो कई और तरीके से भी इनको परेशान कर रहा है। अभी बीबीसी का एक इंटरव्यू हुआ, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उस इंटरव्यू में जब धर्म संसद पर सवाल किया गया सीधा, तो ये ज़रा गुस्से में आ गए और भाजपा को जो है वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसकी वीडियो डिलीट करा दी। मैं उन लोगों को भी नहीं, उसका पहले मास्क छीना, वीडियो डिलीट कराई। देखिए, एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वो किसी पत्रकार को टाइम दे, इंटरव्यू दे, और उसके बाद उसकी वीडियो डिलीट कराए, ये किसी बड़े बदमाश से कम नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा कानून, मतलब ये पत्रकारों की कितनी बड़ी बेइज्जती है। ये अपनी करतूतों पे पर्दा डालना चाहते हैं। जी, आप ये समझिए। हाँ। और ये जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जी। आप देखिए, दिनेश शर्मा जो दूसरे उनके डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने फिर आज जो है उसको, जो बीबीसी का जो संवाददाता है अनंत झेवाणे, उसको दोबारा इंटरव्यू दिया। और दोबारा इंटरव्यू में फिर वही बातें की जी, हमें इससे क्या मतलब, हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो सवाल यह है कि ये सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो 4 दिन पहले ही तो इनके जो योगी आदित्यनाथ है वो कह रहे थे 80 बनाम 20 का झगड़ा है। जी। अगर 80 बनाम 20 का झगड़ा है तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ 20 लोगों को तो बाहर कर रहे हैं कि 20 लोग हमारे खिलाफ रहेंगे तो 80 लोग हमारे साथ आएंगे। तो ये तो इनका ये सबका साथ सबका विकास का नारा गलत है, या इनका नारा यही होना चाहिए कि सबका विनाश। सबका विनाश जो है वो शायद वो इनका नारा है। हाँ। तो ये जो है झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। इनको बचपन से घुट्टी जो है, मुगली घुट्टी 555 जो होती थी, जी। वो बचपन से ही फैलाई जाती है कि तुम झूठ। अरे साहब, मुगली मत कहो, नहीं तो मुगलई समझेंगे, ये वो मुसलमान से जोड़ देंगे। लेकिन मिलती घुट्टी है ही मुगलई। तो ये अब जो इन्होंने गले में अंदर चली गई और नसों में घुस गई, उसको कोई चीरा लगा के थोड़ी निकालेंगे कि सारा खून बाहर निकाल दे। जी। लेकिन इन लोगों के मन में जो नफरत है वो उससे पता चलती है कि ये नफरत की जो कायदा रोज पढ़ते हैं और रोज उसका करते हैं कि सोचते हैं कि यूपी के चुनाव हैं तो हमें जो है मुसलमानों को गाली देंगे, हम सब लोगों को गाली देंगे और सारे हिंदू हमारे साथ हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान की जगह अब जो लड़ाई हो गई अगड़े और पिछड़ों की। हिंदुओं में दलितों को पता चल गया कि बीजेपी हमारे खिलाफ है, बीजेपी हमें हमारे हक नहीं देना चाहती, हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहती है।
भाई आरक्षण को खत्म करने के लिए कौन है? बीजेपी तो है। जी जी, और बीजेपी उस पर लगातार कोशिश करती है। तो सारे जो दलित हैं जिनके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जितने आदिवासी हैं, उनको पता चल गया है कि हिंदू के नाम पे तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो हमारे हक खींच रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे जो पिछड़े लोग हैं, जिनको मंडल कमीशन के नाम पर जो है कई सालों बाद जो है, आप समझो वीपी सिंह की वजह से 1990 में कुछ अधिकार मिले, वो भी ये खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए मोदी जी जो लगातार आप देखेंगे रेलवे बेच दी, इंडियन एयरलाइंस बेच दी, जो हाईवे हैं वो बेच दिए, हिंदुस्तान की जितनी कंपनियां वो बेच दी। तो बेच इसीलिए रहे कि जब कंपनी प्राइवेट हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी में आरक्षण नहीं हो सकता। तो ये जो मंडल वाले लोग हैं उनके खिलाफ हैं, उनके हक खत्म करना चाहते हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ ही वैसे ही है कि विकास दुबे को आपने देखा किस तरह मारा, और मार भी दिया उसको। उसकी जो यानी घर की एक लड़की जो 2 दिन पहले ही जिसकी शादी हुई थी, उसको भी एक साजिश करता बता के उसे भी जेल में ठोक दिया, उसके घर वालों को भी मार दिया। और मारने के बाद अब इनकी हिम्मत नहीं है कि वो बाकी तो जो मुस्लिम जो माफिया हैं उनका तो नाम लेते हैं, लेकिन विकास दुबे की बात नहीं करेंगे। मनीष गुप्ता जिसको गोरखपुर में इन्होंने मार दिया उसकी बात नहीं करेंगे। वो जो तिवारी जिसको लखनऊ में मार दिया इन्होंने गोमती नगर में, उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये सरकार जो है एक तरह से योगी जी के तानाशाही रवैये की सरकार है, ये एक तरह से हिटलरवादी सरकार है, और ये सरकार एक तरह से एक आदमी के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। तो अब जो है सबको पता चल गया, अगड़ों को पता चल गया जी हमारी सरकार नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ हैं। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा भाई मैं जा रहा हूं, और दूसरे लोग जा रहे हैं। और लगातार एक मुझे याद है जब कांग्रेस से लोग कांग्रेस छोड़ते थे तो एक बड़ा डायलॉग था जो सुषमा स्वराज बोलती थी कि कांग्रेस ईंट दर ईंट इनकी दीवार गिर रही है। तो आज बीजेपी में ईंट दर ईंट नहीं, इनके ढुए के ढुए जो है वो रेत में उड़ रहे हैं। यानी बीजेपी के पास आज के समय कोई जमीन नहीं है खड़े हो सके। अच्छा, ब्राह्मणों के बारे में आपने जो बात कही, एक लंबे अरसे से आजादी के बाद से ही एक ऑब्जर्वेशन है कि ये 15% या 10% या जितने परसेंट भी आप कहें ब्राह्मणों को, उन्होंने हर तरफ से देश पर कब्जा किया। ब्यूरोक्रेसी में जो प्राइम मिनिस्टर्स बने वो ब्राह्मण बने कई, और निचली जाति के तो आपको मालूम है कितने बन पाए। अब इस सारे झकझोर में, सियासी झकझोर कहूँगा मैं, तो क्या इसमें ब्राह्मण भी नीचे जाने वाली हालत में आ रहे हैं? ओवरऑल पूछना चाहता हूं मैं, क्योंकि आमतौर पर परसेप्शन ये है कि ब्राह्मणों ने हर जगह कब्जा किया हुआ है देश के सिस्टम पर। क्या ये बीजेपी की जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये उसको भी हिला रही है? आप एक चीज समझिए कि हिंदुस्तान में जब सेंसस होता था अंग्रेजों के टाइम में 1931 तक हुआ, तो उसमें हिंदू धर्म के लोग जो थे उनकी गिनती अलग होती थी, जिसमें ये आदिवासी वगैरह सारे लोग आते थे, और ब्राह्मण वर्ग इनकी अलग गिनती होती थी। और जो अहीर हैं यादव, उनकी अहीर के रूप में अलग गणना होती थी, जातिगत गणना होती थी। तो उसमें आप देखेंगे, अगर वो पूरा देखेंगे तो ब्राह्मण जो थे सिर्फ जो थे 9% थे। तो 9% ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने आज़ादी के बाद जो है जनगणना का तरीका भी बदला, और एक तरह से उन्होंने जाति प्रथा को बढ़ाया। हिंदुस्तान में जाति प्रथा जो है आज़ादी के बाद बढ़ी है। बड़ी विचित्र बात है, कम नहीं हुई है। अंग्रेजों के टाइम नहीं थी, जिसे कम होना था, जिसे महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब उसके खिलाफ थे, हाँ। वो नहीं हुआ। नहीं, वो ये था कि यानी आप फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने क्या किया, हर जातियों को एक दूसरे से डराया, लड़ाया, और ये किया कि अपना राज किया। अब ब्राह्मणों ने क्या किया कि ब्राह्मण जो है, अगर आप समझें तो सबसे बड़ा ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन कोई है तो आरएसएस है। सारे चित्त पावनी ब्राह्मण वो आरएसएस के मार्गनिर्देशक मंडल में है। मैं इसी वजह से कह रहा था। तो आरएसएस जो है ब्राह्मणवाद का ये कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस। और आरएसएस क्या चाहती है, वो कहेगी जी मोदी जी जो है, जैसे आज वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो दलितों के या पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि मोदी जी तेली हैं। मोदी जी, और ये कहेंगे जी योगी आदित्यनाथ जो है ये राजपूत हैं, तो ये राजपूतों के बड़े नेता हैं। तो ये जो चलाने वाला है वो ब्राह्मण संगठन जो है वो आरएसएस है, और उसके चित्त पावनी ब्राह्मण है। और उसका प्रमाण क्या है कि जितने इन्होंने, आप देखिए, जितने अपॉइंटमेंट किए हैं, जितने गवर्नर बनाए हैं, जितने उपराज्यपाल बनाए हैं, वो सारे ब्राह्मण हैं।
अच्छा अच्छा। जितने वीसी बनाए हैं यूनिवर्सिटी के वो सारे ब्राह्मण हैं। नई शिक्षा नीति जो है ब्राह्मणों के हिसाब से ही बनाई गई है। और जो स्कूलों का कैरिकुलम, जो पाठ्यक्रम है, किताबें हैं, इतिहास है, वो ब्राह्मणों के हिसाब से लिखा जा रहा है। तो ये एक तरह से ब्राह्मण राज कर चल रहा है। ये जो मायावती सोचती है ना कि मैं ब्राह्मणों को अपने साथ कर लूंगी, दलितों के साथ, तो आप समझ लो कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जो है इतने बदमाश हैं कि वो मायावती के साथ नहीं जाएंगे। वो मायावती को एक्सप्लॉइट करने तो जा सकते हैं, जैसे कि उनके साथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्राह्मणों का एक ही संगठन है, वो आरएसएस है। और वो आज के दिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर संगठनों में है। ये और बात है कि अब जो हॉलोकॉस्ट की बात हुई है, धर्म संसद की बात हुई, लोगों को काटने मारने की बात हुई, तो अमेरिका तक में ये हो रहा है कि हॉलोकॉस्ट म्यूजियम ने कहा है कि इसके खिलाफ जो है अमेरिकी संसद में वो एक प्रस्ताव रखेंगे कि हिंदुस्तान को उन्होंने अपना जो दर्जा दिया है वो दिया है कि लोगों की जान के लिए सबसे खतरनाक अगर दूसरी कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है। पहला अफगानिस्तान है और दूसरा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान का दर्जा इन्होंने ये कर दिया। और आप देखिए अभी चीन के बारे में अमेरिका ने कहा कि वो वहां पर जो है फोर्स लेबर की वजह से जो एक्सपोर्ट होता है हम उस पर बैन लगाएंगे। एक प्रस्ताव अभी रखा है बाइडेन ने। और अगर ये प्रस्ताव और आ गया कि होलोकॉस्ट जिस देश में होता है हम वहां से नहीं खरीदेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हाल होगी। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत से देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। अच्छा रविंद्र कुमार जी, ये बताइए कि आखिरकार आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या कुछ होता हुआ देख रहे हैं। देखिए जितने सर्वे आ रहे हैं जो कि गोदी मीडिया देता है, रोज जगह आ रहा है कि बीजेपी जीत गई। वो हर जगह जो है कहीं का आप जीत गई, यानी वो गोदी मीडिया का एक पर्पज है कि वो कांग्रेस को सबसे नीचे दिखाए। ये उनका एक मकसद है। लेकिन आप समझिए जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, जो हवाइयाँ यानी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर उड़ रही हैं, उससे आप समझ सकते हैं इनकी हालत बड़ी पतली है। और मैं ये कह सकता हूँ कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मैं कह सकता हूँ पंजाब में जो है बीजेपी का नाम लेने वाला आदमी नहीं मिलेगा। मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड में भी ये हारेंगे, और ये जो मेघालय में चुनाव है वहाँ भी हारेंगे। और रहा यूपी, तो यूपी में भी इनकी सीटें मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि 125 से ज़्यादा नहीं आएंगी। ये आकलन है। जी। और मैं आज फिर उसी बात पे कहता हूँ कि बीजेपी की सरकार यूपी में नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप 5 राज्यों में कहीं भी बीजेपी की सरकार बनती नहीं बन सकती, नहीं देख रहे। तो इसका मतलब 2024 की तैयारी उस तरह से शुरू हो जाएगी यहीं से कि वो उल्टी गिनती जिसे कहा जा सकता है, तो सियासी मानों में तो यही समझा जाएगा। आने वाले वक्त में और क्या कुछ हो जाए किसी को नहीं मालूम। अंधभक्त और वोटिंग मशीन में क्या हो जाए तब भी नहीं बनेगी, तब भी नहीं होगा, नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप यकीन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।